हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम टॉपिक लेके आए हैं अधिगम का पठार। अधिगम पठार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें अधिगम पठार का अर्थ, इसके बाद परिभाषा, उसके बाद पढ़ेंगे पठार निर्माण के कारण तथा पठार का निराकरण। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, इसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस क्या है वो मैंने उसका जो सिलेबस है आपका, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का भी सिलेबस पड़ा हुआ है। यूपी टेट है, यूपी टेट का भी सिलेबस पड़ा हुआ है। राजस्थान रीट मेंस का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसका भी सिलेबस मैंने डाल रखा है, और केवीएस का। अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास भी सिलेबस होगा, ठीक है। सिलेबस नहीं है आपके पास तो आप सिलेबस का सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवाइए। इसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं तो आपको तैयारी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट आपको जो प्रोवाइड है करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है दोस्तों यहाँ पे, वो है एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये जो क्लास शाम को 7 बजे चलती है, यही वाली क्लास है, ठीक है। इसमें हम टॉपिक वाइज थ्योरी को कवर करते हैं और तुरंत उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को लगा लेते हैं। इसके बाद जो एक सीरीज और चल रही है दोस्तों, जिसका नाम है संगम सीरीज। संगम सीरीज जो है वो 3000 प्रश्न की चल रही है, यानी 3000 क्वेश्चन की चल रही है। ये जो क्लास चल रही है दोस्तों, ये क्लास शाम को 8 बजे चलती है। कितने बजे? शाम को 8 बजे चलती है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ जाइए। किसी कारणवश अगर आप शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे नहीं जुड़ पाते हैं तो दोस्तों, मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एक वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। सफलता की दोस्तों 100% गारंटी होगी अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से मनोविज्ञान की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपके लिए दिया गया है। कोई भी आपको समस्या आ रही है दोस्तों किसी भी प्रकार की, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मनोविज्ञान के लिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी समस्या है और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप कमेंट करिए मुझे, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग है, देखिए अधिगम पठार, ठीक है। अधिगम पठार का अर्थ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई अधिगम पठार का अर्थ होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिख रखा है, देखो, जब किसी व्यक्ति की सीखने की गति कुछ समय के लिए रुक जाती है। कोई व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है, उसके जो सीखने की गति है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। कुछ समय का मतलब अस्थायी है, ठीक है। स्थायी रुकावट नहीं है, बल्कि क्या है, अस्थायी है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ समय के लिए रुक जाती है या स्थिर हो जाती है, यानी प्रगति ना बढ़ती है और ना घटती है, ठीक है। जो प्रगति है, उसकी जो सीखने की प्रगति है वो ना बढ़ती है और ना ही घटती है। क्या हो जाती है दोस्तों? स्थिर हो जाती है, यानी कुछ समय के लिए रुक जाती है। तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख लीजिए, इस वाले में आप देखिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, अब आपको क्लियर दिखाई देता होगा। यहाँ पे देखिए, देखो ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। ऊपर देखिए इस साइड है, ये दे रखा है अधिगम की मात्रा और नीचे है अधिगम का समय, ठीक है। ये ग्राफ है, ये गति का ग्राफ है, इस प्रकार से। अब देखिए पठार कहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखिए बच्चा पहले सीख रहा था, सीखते हुए बच्चा यहाँ पे पहुँच जाता है। अब यहाँ से देखिए सीधे ये अधिगम का पठार बन गया यहाँ तक। यहाँ तक क्या हुआ दोस्तों, इसमें ना तो बच्चे ने कुछ सीखा,
ना इस बच्चे बच्चे ने जो सीख रहा है बच्चा, उसमें ना तो कोई प्रगति हुई और ना ही कोई घटा। ठीक है, अगर घटता तो ये ग्राफ नीचे चला जाता, और ये अगर बढ़ता, ठीक है, बढ़ता प्रगति होती तो ये ग्राफ ऊपर चला जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना घटा है ना बढ़ा है, बल्कि क्या है, पठार बन गया। ठीक है, ये देखिए पठार बन गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, पठार बन गया। इसके बाद ये ग्राफ बढ़ा है कुछ समय के बाद। तो अधगम पठार का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति को या जब किसी बच्चे को या बच्चे की सीखने की गति कुछ समय के लिए रुक जाती है या स्थिर हो जाती है, यानी प्रगति ना बढ़ती है ना घटती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अधगम का पठार कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अधगम पठार का अर्थ आपके समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब हमने अर्थ तो समझ लिया। ठीक, हमने अर्थ समझ लिया, अब हम समझेंगे परिभाषा। देखो, पहली जो परिभाषा है वो है रॉस महोदय के अनुसार, यानी रॉस ने क्या कहा है। ठीक है, रॉस ने कहा है, देखिए, अधगम पठार वह अवस्था है जिसमें अभ्यास करने के बाद भी अधगम यानी सीखने में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई देती। तो रॉस महोदय ने क्या कहा है कि अधगम पठार वह अवस्था है जिसमें अभ्यास करने के बाद भी अधगम यानी सीखने में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई देती। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस प्रकार से समझिए कि यह अधगम की एक अस्थायी अवस्था है जहाँ प्रगति रुक जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उचित प्रेरणा या विधि से पुनः प्रगति जो है वो आरंभ हो जाती है। इसका मतलब ये है। चलिए दूसरी जो परिभाषा है दोस्तों, दूसरी परिभाषा देखिए किसकी है, स्किनर की है। ठीक, तो स्किनर ने क्या कहा है उनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए तो समझिए, देखिए स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा है कि भाई जो अधगम है, अधगम पठार अधगम प्रक्रिया में अस्थायी रुकावट है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो अधगम पठार है, अधगम पठार अधगम प्रक्रिया में अस्थायी रुकावट है, जो यह दर्शाती है कि विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए नई रणनीतियों या प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया दोस्तों स्किनर के अनुसार परिभाषा। तो हमने अधगम का पठार का अर्थ समझा और परिभाषा समझ ली। अब हम समझेंगे आगे पठार निर्माण के कारण। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए न्यू हेडिंग हमारी है, ये दोस्तों क्या है, ये है हमारी अधगम पठार के निर्माण के कारण, यानी क्या कारण है जिसके कारण ये जो अधगम का पठार है वो बन रहा है। ठीक है, कारण कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला जो कारण है वो है थकान। यहाँ पे समझो, पहला कारण है वो है थकान। ठीक है, तो थकान किस प्रकार से समझिए। देखो, बार बार अभ्यास करने से विद्यार्थी थक जाता है, यानी बार बार अभ्यास करने से विद्यार्थी थक जाता है, जिससे उसकी सीखने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो अधगम पठार बनने का कारण एक तो हो गया थकान। दूसरा समझिए, दूसरा है दोस्तों रुचि में कमी। ठीक है दोस्तों, यहीं से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ध्यान से पढ़ते हुए चलना। तो रुचि की कमी, यानी जब विद्यार्थी का विषय में रुचि कम हो जाती है, यानी जो स्टूडेंट होता है उसका विषय में रुचि का कम हो जाना क्या कहलाता है, तो वो अधगम की प्रगति उस समय भी रुक जाती है जब बच्चे की क्या हो जाएगा, जब बच्चे की जो रुचि है वो ना के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए प्रेरणा की कमी। अगला जो कारण है वो है दोस्तों प्रेरणा की कमी। तो प्रेरणा की कमी में देखिए किस प्रकार से, देखो, यदि विद्यार्थी को उचित प्रोत्साहन या उद्देश्य नहीं मिलता, यानी यदि विद्यार्थी को उचित प्रोत्साहन या उद्देश्य नहीं मिलता तो उसकी सीखने की जो इच्छा है दोस्तों वो घट जाती है। तो उसकी जो सीखने की इच्छा है ना वो घट जाती है। ठीक है, ये हो गया प्रेरणा की कमी। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग क्या है, अगला पॉइंट है हमारा वो है अभ्यास की एकरसता। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, एक ही प्रकार का कार्य बार बार करने से ऊब पैदा होती है, जिससे सीखना क्या है रुक जाता है। ठीक है, जब सीखना रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है अधगम का पठार बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए,
अगला पॉइंट है शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता। ठीक है, यानी चाहे तो शारीरिक प्रकार से हो या फिर मानसिक प्रकार से अस्वस्थ बच्चा हो तब। तो क्या होगा, देखिए स्वास्थ्य ठीक ना होने पर ध्यान और स्मरण शक्ति प्रभावित होगी। जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो भैया ध्यान और स्मरण शक्ति तो प्रभावित होगी ही। तो इसलिए क्या है, अधगम का पठार बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है सीखने की सीमा। ठीक है, सीखने की सीमा। तो इसमें क्या है, इसमें समझिए, देखो जब विद्यार्थी किसी स्तर तक ही सीख सकता है, यानी जब विद्यार्थी किसी स्तर तक ही सीख सकता है तो उस सीमा पर पहुंचकर अधगम जो होता है वो एक जो अधगम है वो ठहर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 6 तो पॉइंट पढ़ लिए। चलिए 7वां पॉइंट देखिए। 7वां पॉइंट क्या है, वीडियो को अंत तक देखना, सारा टॉपिक बिल्कुल A to Z जानकारी मैं इस टॉपिक में दूंगा। इस वीडियो में A to Z जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए असंगत शिक्षण विधि। असंगत शिक्षण विधि भी अधगम पठार बनने का क्या है दोस्तों, कारण है। देखो किस प्रकार से है, यदि शिक्षण विधि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार नहीं है तो अधगम की जो गति है वो रुक जाती है। आप खुद से सोचो कि आप एक क्लास में बैठे हो और शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और शिक्षण विधि जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भैया आप बिल्कुल भी नहीं सीखोगे। तो यही बात वो कह रहा है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया की कमी, लैक ऑफ फीडबैक। देखो जब विद्यार्थी को अपने प्रदर्शन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो वह सुधार नहीं कर पाता है। यानी जब विद्यार्थी को अपने प्रदर्शन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो वह सुधार नहीं कर पाता है। तो ये प्रतिक्रिया की कमी भी अधगम का पठार बनने का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, वो है पूर्व ज्ञान की कमी। तो पूर्व ज्ञान की कमी के में क्या है कि भाई नया ज्ञान तभी आत्मसात होता है जब पहले का ज्ञान स्पष्ट हो। मेरी बात को ध्यान से समझो, नया ज्ञान तभी आत्मसात होगा जब पहले का ज्ञान क्या हो, स्पष्ट हो। यदि यह ना हो तो अधगम पठार बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो पहले अगर आपको पूर्व कोई भी जानकारी नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तब आप नया ज्ञान जो है वो भैया जल्दी नहीं सीख पाओगे और वहाँ पे क्या होगा, पठार बनेगा। ठीक है, आपकी समझ में टॉपिक नहीं आएगा और वो ऊपर से उतर जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में भी दोस्तों अधगम का पठार बनेगा। तो दोस्तों ये तो थे कारण। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, अगली हेडिंग जो हमारी है दोस्तों, अगली हेडिंग है अधगम पठार के निराकरण के उपाय। तो अधगम पठार बन रहा, उसके हमने कारण को जाना। अब हम समझेंगे कि उसके उपाय क्या हैं, क्या उपाय करें जिससे कि अधगम पठार ना बने। ठीक, तो जो पहला पॉइंट है उसको समझो। पहला पॉइंट है दोस्तों रुचि और प्रेरणा को बढ़ाना, यानी इंक्रीज मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, रुचि और प्रेरणा बढ़ाना किस प्रकार से समझो। देखो विद्यार्थी में सीखने के प्रति नई रुचि और आंतरिक प्रेरणा जगाएं, प्रोत्साहन और प्रशंसा से उत्साह बढ़ाएं। ठीक है, प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, प्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए, ना कि बाह्य। ठीक, विद्यार्थी में सीखने के प्रति नई रुचि, यानी नई रुचि, इंटरेस्ट और मोटिवेशन। ठीक है, आगे है प्रोत्साहन और प्रशंसा से उत्साह बच्चे का बढ़ाओ। जब ये काम करोगे तो अधगम का पठार कभी भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट है, वो है शिक्षण विधियों में परिवर्तन। शिक्षण विधियों में परिवर्तन, जैसे देखिए एक ही शिक्षण विधि से बच्चा जो है वो ऊब जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए विविध शिक्षण विधियाँ अपनानी है। जैसे विविध किस प्रकार से, जैसे आप दृश्य साधन का यूज कर सकते हैं, प्रयोगात्मक विधि है, सहभागिता विधि है आदि। ये जब अपनाओगे आप तो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं ऊबेगा। ठीक है, और अधगम का पठार नहीं बनेगा। आप अपने हिसाब से विधियों को चेंज करते रहिए जिससे कि बच्चे में रुचि बने रहे। ठीक है, और बच्चा सीखने में रुचि ले। चलिए अगला पॉइंट क्या है उसको भी समझ लीजिए। देखिए पॉइंट कह रहा है अभ्यास में विविधता लाना। ठीक है, अभ्यास में विविधता लाना, तो इसको समझो। देखो एक ही प्रकार के अभ्यास से
एकड़ सतह आती है। यानी एक ही प्रकार का अगर आप अभ्यास करते हैं तो एकड़ सतह आती है। अभ्यास में क्या करना है, अभ्यास में विविधता लाना है। किस प्रकार से, जैसे नए उदाहरण बताइए बच्चे को और स्थितियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नए उदाहरण और परिस्थितियों, यानी परिस्थितियाँ नहीं है, स्थितियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है भाई आराम और विश्राम देना। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, निराकरण का देखो क्या है, आराम और विश्राम देना। देखिए थकान के कारण भी पठार बनता है। कई बार अगर आपको कठोर परिश्रम आप दिन में कर रहे हो और शाम को सोचो कि मैं अब पढ़ाई कर लूँ, तो दोस्तों आपको थकान हो जाती है ना, तब भी कुछ भी याद नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों थकान के कारण भी पठार आता है। उचित विश्राम तथा समय अनुसार ब्रेक देने से नई ऊर्जा मिलती है। तो भाई आपको क्या करना है, विश्राम और समय के अनुसार ब्रेक देने से क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों अधगम का पठार ना बनने के कारण, यानी नहीं बनेगा। ठीक है, ये उपाय करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अधगम कठिनाइयों का निदान। तो अधगम कठिनाइयों का निदान करना। ठीक है, कठिनाइयों का निदान करना किस प्रकार से, देखो जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत कठिनाइयों को पहचाने। यानी बच्चे में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को हो रही हैं, उनको पहचाने और उनका समाधान करें। जैसे कि अवधारणा की गलत समझ या मूलभूत कमजोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला पॉइंट समझिए। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों व्यक्तिगत अंतर का ध्यान रखना, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक, इसमें क्या है देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी की गति, रुचि और क्षमता अलग होती है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की गति है, जो रुचि है और उसकी जो क्षमता है, वो भिन्न भिन्न बच्चों में अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करें। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर आप व्यक्तिगत अंतर का ध्यान रखोगे तो दोस्तों अधगम का जो पठार है वो पठार नहीं बनेगा। ठीक, अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, समझो। पॉइंट कह रहा है त्रुटियों का सुधार करना। त्रुटियों का सुधार करना कैसे, देखो विद्यार्थी है जो, विद्यार्थी की गलतियों का पता लगाकर समय पर सुधार करना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों का पता लगाओ और समय पर ही उनको क्या करना है, सुधार करना चाहिए, ताकि वही गलती दोहराई ना जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सीखने की गति को रोचक बनाना। क्या करना है दोस्तों, सीखने की गति को रोचक बनाना है। कैसे, देखो विषय सामग्री सरल, आकर्षण और जीवन से संबंधित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विषय सामग्री सरल होनी चाहिए, आकर्षण होनी चाहिए और जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है आपसे कि भाई अनुकूल वातावरण बनाना। क्या कह रहा है, अनुकूल वातावरण बनाना। यानी शांत, स्वच्छ और प्रेरक वातावरण अधगम को सुगम बनाता है। शांत, स्वच्छ और प्रेरक वातावरण जो है वो अधगम को सुगम बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। तो अब तक हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने अधगम पठार का अर्थ समझा, परिभाषा को समझा, पठार निर्माण के क्या कारण थे उनको समझा और पठार का निराकरण क्या है। ठीक है, क्या उपाय है करें जिससे कि पठार ना बने, उसको भी समझ लिया। अब हमारी जो बारी है वो है क्वेश्चन आंसर को लगाने की। चलिए क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भाई अधगम पठार से क्या तात्पर्य है। तो अधगम पठार से क्या तात्पर्य है थोड़ा सा समझिए। अधगम की शुरुआत है, अधगम की स्थिर अवस्था है, अधगम की गिरावट है, अधगम की समाप्ति है। तो अधगम पठार से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों इसमें जाएंगे बी ऑप्शन के साथ हो जाएगा अधगम की स्थिर अवस्था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई अधगम पठार को किस नाम से जाना जाता है, यानी अधगम जो पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है अधगम अवरोध, बी ऑप्शन है स्तर अवस्था, सी ऑप्शन है अधगम वृद्धि, डी ऑप्शन है अधगम विकृति। तो दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा अधगम पठार को किस नाम से भी जाना जाता है तो वो है बी ऑप्शन, यानी स्थिर अवस्था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है अधगम वक्र में पठार किसे दर्शाता है, तो किसे दर्शाता है। ए ऑप्शन है प्रकृति की तीव्र अवस्था, बी ऑप्शन है अधगम की स्थिरता या ठहराव, सी ऑप्शन है अधगम की गिरावट, डी ऑप्शन है आरंभिक अधगम। तो देखो अधगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है, पठार ये बताता है कि अधगम की स्थिरता या ठहराव, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अधगम पठार का निर्माण किस कारण से होता है। तो जो अधगम पठार का निर्माण है वो किस कारण से होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है थकान, बी ऑप्शन है अत्यधिक अभ्यास, सी ऑप्शन है मनोबल में वृद्धि और डी ऑप्शन है प्रोत्साहन में वृद्धि। तो जल्दी से कमेंट करिए और इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा थकान। थकान ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, अंत तक बने रहना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो अधगम पठार किस प्रकार की अवस्था है, यानी अधगम पठार है वो किस प्रकार की अवस्था है। ए ऑप्शन है स्थायी, बी ऑप्शन है अस्थायी, सी ऑप्शन है नकारात्मक और डी ऑप्शन है अंतिम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा अस्थायी। क्या हो जाएगा, अस्थायी, यानी अधगम पठार है वो किस प्रकार की अवस्था है, ये हो जाएगा अस्थायी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधगम पठार का प्रमुख कारण क्या है, यानी जो अधगम पठार है अधगम पठार का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है प्रेरणा की कमी, बी ऑप्शन है अधगम में रुचि, सी ऑप्शन है उचित अभ्यास और डी ऑप्शन है सकारात्मक दृष्टिकोण। सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। अधगम पठार का प्रमुख कारण क्या है, कारण जो है वो है दोस्तों प्रेरणा की कमी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला को जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे वो कह रहा है अधगम पठार को समाप्त करने का प्रमुख उपाय है, यानी अधगम पठार को समाप्त करने का क्या उपाय है जिससे कि अधगम पठार ना बने। ए ऑप्शन है अधगम रोक देना, बी ऑप्शन है अधगम विधि में परिवर्तन, सी ऑप्शन है अधगम बढ़ाना और डी ऑप्शन है छात्र की आलोचना करना। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन, अधगम विधि में क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई अधगम पठार शिक्षण प्रक्रिया में क्या संकेत देता है, यानी जो अधगम पठार है अधगम पठार शिक्षण प्रक्रिया में क्या संकेत देता है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों छात्र का उत्साह बढ़ाना या उत्साह बढ़ा है, बी ऑप्शन है छात्र अधगम में स्थिर हो गया है, सी ऑप्शन है अधगम समाप्त हो गया है, डी ऑप्शन है शिक्षक कुशल है। तो अधगम पठार शिक्षण प्रक्रिया में क्या संकेत देता है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि छात्र अधगम में स्थिर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अधगम पठार के अध्ययन में किस प्रकार का वक्र बनता है, यानी अधगम पठार के अध्ययन में किस प्रकार का वक्र बनता है। तो ए ऑप्शन है आरोही, बी ऑप्शन है अवरोही, सी ऑप्शन है समतल और डी ऑप्शन है गोलाकार। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है, सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा समतल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को कोई भी समस्या ना आए। चलिए, अधगम पठार का तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन है प्रगति में रुकावट, बी ऑप्शन है अधगम की निरंतर वृद्धि, सी ऑप्शन है अधगम की समाप्ति और डी ऑप्शन है प्रेरणा में वृद्धि। तो अधगम पठार का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो अधगम पठार का तात्पर्य है प्रगति में रुकावट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। अधगम पठार को समाप्त करने में कौन सा उपाय प्रभावी है? यानी अधगम पठार को समाप्त करने में कौन सा उपाय प्रभावी है? ए ऑप्शन है उत्साह वर्धन, बी ऑप्शन है दंड देना, सी ऑप्शन है आराम ना देना, डी ऑप्शन है अभ्यास घटाना। सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो जो सही जवाब होगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा उत्साह वर्धन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। दोस्तों, मनोविज्ञान की आपको तैयारी करनी है तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप जुड़ जाइए। बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हम आपको दे रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको प्ले लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, प्ले लिस्ट पे जाना है और अपने हिसाब से एक एक वीडियो को देखना है। जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है उस टॉपिक को आप देखते रहिए प्ले लिस्ट से। मैंने सीरियल बाय सीरियल वहीं पे डाल रहा हूँ, प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी है। चलिए, अधगम पठार की अवस्था कब आती है? यानी अधगम पठार की अवस्था कब आती है? ए अवस्था है जब प्रगति तीव्र हो, बी अवस्था है जब अधगम स्थिर हो जाए, सी अवस्था है जब अधगम आरंभ हो, डी अवस्था है जब प्रेरणा अधिक हो। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो जो सही जवाब है क्या होगा, जब अधगम स्थिर हो जाए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है अधगम पठार का संबंध किससे है? यानी अधगम पठार है, इसका संबंध किससे है? ए ऑप्शन है अधगम वक्र, बी ऑप्शन है प्रेरणा सिद्धांत, सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा सिद्धांत और डी ऑप्शन है स्मृति स्तर। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अधगम पठार का जो संबंध है किससे है दोस्तों? अधगम वक्र से है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई अधगम पठार की अवस्था में विद्यार्थी, अधगम पठार की अवस्था में विद्यार्थी नए ज्ञान के प्रति उत्सुक रहता है, अभ्यास के बावजूद प्रगति नहीं करता है, सी ऑप्शन है तेजी से सीखता है और डी ऑप्शन है पीछे हट जाता है। तो देखो, अधगम पठार की अवस्था में विद्यार्थी क्या करता है कि भाई अभ्यास के बावजूद प्रगति नहीं करता है। अधगम पठार की अवस्था में विद्यार्थी अभ्यास के बावजूद प्रगति नहीं करता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों सभी दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन देखिए, अधगम पठार को समझने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर आपकी बात करें तो ये 15वां क्वेश्चन है, ठीक है। अधगम पठार को समझने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? ए ऑप्शन है रेखा चित्र, बी ऑप्शन है तालिका, सी ऑप्शन है अनुच्छेद, डी ऑप्शन है वृत्त चित्र। तो अधगम पठार को समझने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बताना कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। अधगम पठार को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी अधगम पठार को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, पढ़ाई बंद कर देना चाहिए, छात्रों की तुलना करनी चाहिए और अधिक दंड देना चाहिए। पढ़ाई बंद करना बिल्कुल नहीं है, छात्रों की तुलना बिल्कुल नहीं करनी है, आर्थिक दंड बिल्कुल नहीं देना है। फिर क्या करना है? छात्रों को प्रेरित करना है।
छात्रों को प्रेरित करना है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, जो लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं, आपके लिए मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट पे जाइए, मॉक टेस्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको दोस्तों, मॉक टेस्ट की। जो मॉक टेस्ट चल रहा है 8 बजे, रात को 8 बजे डेली चलता है। ठीक है, 3000 प्रश्न का वो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है संगम सीरीज के नाम से। उसको आप ज्वाइन करिए और प्ले लिस्ट से एक एक करके वीडियो देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों है एक जो क्लास ये वाली जो चल रही है, ये चलती है शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूँ विद क्वेश्चन आंसर सहित। तो आप 7 बजे वाली क्लास से भी जुड़ जाइए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।